नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं द रूबिका लियाकत शो। रात के ठीक 9 बज चुके हैं और आपकी और मेरी बातचीत शुरू होने वाली है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर। इसके बाद हम बात करेंगे सुलगते फ्रांस में दंगों की कवरेज पर एक्सपोज होते पश्चिमी मीडिया की। और मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से और प्रूफ के साथ ये बताऊंगी कि हिंदुस्तान में कुछ भी हो जाए तो इनका रुख या इनकी कलम कितनी तीखी और पक्षपाती हो जाती है, जबकि 7 दिन से हिंसा की आग में जल रहे फ्रांस पर इनके मुंह में दही जम जाती है। तीसरा हमारा मुद्दा रहेगा भारत की अध्यक्षता में हुई एससीओ की मीटिंग, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रंगा बिल्ला की जोड़ी को फटकार लगाई है। इसके अलावा आज से हम रोजाना आपको हिंदुस्तान की एक खूबसूरत तस्वीर भी दिखाएंगे, जिससे आपके चेहरे पर 2 इंच मुस्कान आएगी और आपको फख्र का एहसास भी होगा। लेकिन शुरुआत करती हूं आपके प्यार, आपकी मोहब्बत और आपके आशीर्वाद के साथ। सबसे पहले रूबिका मैम को बहुत बहुत बधाइयाँ कि उसने 12/24 ज्वाइन किया है और हम लोग सारी फैमिली मेम्बर्स उसको देख रहे थे और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने जब से रूबिका मैम को देखा तब से मुझे रूबिका मैम के जैसा बनना है। भारत 24 में रूबिका लियाकत मैम, हम आपको पहले भी सुनते थे, अब भी सुनते रहेंगे। हमें खुशी है कि आप भारत 24 में आए हैं। वी वेलकम यू रूबिका लियाकत मैम। आज तक मैम हम आपको हमेशा देखते आए हैं, आपकी सराहना करते आए हैं और हमें बहुत खुशी है कि आप भारत 24 न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े हैं। मैम बहुत अच्छे तरीके से बताती हैं जो भी, और मैं उनका यूट्यूब पे ही नहीं टीवी पर भी देखती हूँ शो। और मैम का कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा है, जिस तरीके से वो सबको पार्टिसिपेशन का मौका देती हैं, तो मुझे उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। इनके हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, उनको हम काफ़ी टाइम से फॉलो भी कर रहे हैं। 6 बजे हमने इनका शो देखा था और आज पूरी फैमिली के साथ 9 बजे इनका शो देख रहे हैं। बोलती हैं बढ़िया और सामाजिक कुरीतियों को, चाहे सामाजिक न्याय को सामने रखती हैं और इनका जो बोली है इस हमको बहुत अच्छा लगता है। मिस कर रहे थे, आज ये आई है शो में, बहुत अच्छा लगा और सबका सच सामने लाती हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि बढ़िया से ही रूबिका जी काम करें। इनका जो ये तरीका, उनका जो ये काम करने का तरीका हमें बड़ा अच्छा लगता है। इनका बड़ा ज़बरदस्त। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि इस चैनल से जुड़े रहे और हम भी इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। हम बहुत खुश हैं रूबिका लियाकत जी को देखकर। एंड फाइनली इतने टाइम बाद जब हम जैसे काम से घर आते हैं और जस्ट टीवी ऑन करते हैं, हम सब वेट करते हैं द रूबिका लियाकत शो का। इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए, इस विश्वास के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लेकिन अब द रूबिका लियाकत शो में मुझे बहुत बेबाकी से कुछ बातें करनी है। आज मैं देश के आम मुसलमानों से बात करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी कौम, बहुत ईमानदारी से ये बात करूँगी। इसे सुन लेना, इसे समझ लेना, इसे परख लेना। मैं आपसे आज इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि आपके नाम पर कुछ ठेकेदारों ने बहुत रायता फैला रखा है। ये आपको ढाल बनाकर, आपको इस्लाम का खतरा दिखाकर अपनी दुकान चला रहे हैं। मेरे मुसलमान भाई, आप इस देश का अटूट हिस्सा है। कोई आपको चोट नहीं पहुंचा सकता है। आप संविधान का मजबूत अंग हैं। लेकिन ये ठेकेदार आपको अलग थलग रखना चाहते हैं। आप कह दीजिए इनसे कि बहुत हो गया, अब अपने मुस्तकबिल का फैसला हम खुद करेंगे। ये कहने का वक्त क्यों आ गया है, ये मैं आपको बताऊंगी आगे और तफसील से बताऊंगी, बेबाकी से, ईमानदारी से बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। सब छोड़ दीजिए, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा कर लीजिए। अपने मन में मेरे लिए किसी भी तरह का कोई विचार है, उसको कुछ सेकंड के लिए साइड में रख दीजिए और मेरे सवालों का ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिएगा। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, बताइए आप में से कितने लोगों ने एक से ज़्यादा शादी की है? मेरा सवाल ये मुसलमान भाइयों से है,
कितनी आपने शादी की है? दूसरा सवाल, आप में से कितने लोग हैं जो तलाक़े बिद्दत आए दिन ऐसे ही देते रहते हैं? बताइए। तीसरा सवाल, आप में से कितने लोग हैं जो बच्चा गोद ले चुके हैं या बच्चे को गोद लेने की सोच रहे हैं? वो मासी का हो सकता है, बहन का हो सकता है, फूफी का हो सकता है। सोचा होगा, हुआ भी होगा। इन सवालों के जवाब आप सोचिए। मुझे तो लगता है कि आपने फ़ौरन जवाब दे दिया होगा क्योंकि आप हाजिर जवाब हैं, मैं इतना यकीन रखती हूँ। लेकिन इन सवालों को पूछने के पीछे की मेरी वजह क्या है, अब वो भी तो समझ लीजिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि आपको इस बात का एहसास है कि मैं यूसीसी पर बात करूँगी। दरअसल यूसीसी पर जब से बात शुरू हुई है, एक चीज़ को बार बार लगातार जोर देकर कहा जा रहा है कि ये आपको, मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनसे आपने कभी पूछा है कि भाई कैसे हमें टारगेट किया जा रहा है, बताना? अगर आपने ये पूछा तो एक जवाब उनसे ज़रूर मिला होगा कि भाईजान, इस कानून से इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ, अपने देश के आम मुसलमानों से पूछ रही हूँ, यूसीसी से इस्लाम को कैसे खतरा है, मुझे बताइए। और प्लीज़ फैक्ट्स पर बात कीजिएगा क्योंकि मैं फैक्ट्स पर बात करूँगी। खतरा यूसीसी से इस्लाम को नहीं है, इस्लाम के नाम पर आपको सबसे ज़्यादा गुमराह करने वालों पर खतरा है। यूसीसी उनके लिए परेशानी का सबब है जिन्होंने आज तक इस्लाम के नाम पर आपको सबसे अलग करने की कोशिश की है, मेन स्ट्रीम से दूर रखने की कोशिश की है, जिन्होंने शरीयत के नाम पर आपको ये बताया कि शरीयत मानने से ही इस्लाम बचा रहेगा। अब मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ और आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो शरीयत के नाम पर खेल आपके साथ खेला जा रहा है, ये झूठा खेल है, ये ख़तरनाक खेल है, ये सिर्फ बरगलाने का एक तरीक़ा भर है। क्योंकि अगर शरीयत में कही हर बात आप मानते हैं तो फिर ये सारे काम तो नहीं करते होंगे जिनका मैं अभी जिक्र करने वाली हूँ। शुरू करूँ? बताइए मुझे कि बैंक में आप लोगों का अकाउंट है कि नहीं है? अकाउंट, उस अकाउंट में पैसे आप रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं ना हजरात? तो ये शरिया कानून के तो खिलाफ है, क्योंकि शरिया कानून में तो ब्याज यानी इंटरेस्ट को हराम कहा गया है, ऋण। और जब आप बैंक में पैसे रखते हैं तो आपको ब्याज मिलता है। फिर क्या मैं ये मान लूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी भी सदस्य का बैंक अकाउंट नहीं है या फिर वो ब्याज के पैसे का इस्तेमाल नहीं करते हैं? और इनको आप छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप बैंक में पैसे रखते हैं ना? झूठ मत बोलिएगा, आपका बैंक में अकाउंट है ना? आपको जब घर में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और जो ज़्यादा महंगी होती है, घर ही मान लीजिए, जब आपको घर या गाड़ी खरीदनी होती है तो एक मुश्त पैसा दे देते हैं आप कि ईएमआई भरते हैं, ईएमआई भरते हैं ना? तो ईएमआई क्या है बताइए? किस्तों में पैसा देना और उसमें ब्याज भी साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो इस हिसाब से तो आप शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। ब्याज वाली बात को तो इग्नोर करेंगे, लेकिन शरीयत में लिखा है पड़ोसियों की भूख की चिंता को नहीं छोड़ना, उसको भुला देंगे। जिस चीज़ में इन धर्म के ठेकेदारों को फ़ायदा है उस पर ये त्राहिमाम मचाते हैं। आप मुझे बताइए ना, यूसीसी आ जाने से आपके और खुदा के रिश्ते में क्या फ़र्क पड़ गया या क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्या यूसीसी आने के बाद आपकी नमाज पर पाबंदी हो जाएगी? कलमा नहीं पढ़ पाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कह पाएंगे, रोज़ा नहीं रख पाएंगे, ज़कात नहीं दे पाएंगे, हज पर नहीं जा पाएंगे। इस्लाम की बुनियाद इन्हीं 5 अरकान पर है ना? तो यूसीसी आ जाने से ये बंद हो जाएंगे। इन 5 का यूसीसी से कोई वास्ता नहीं है। लिख लीजिए, लिख लीजिए कि यूसीसी सिर्फ 1 से ज़्यादा विवाह, पुश्तैनी जायदाद का हक, 3 तलाक, बच्चे को गोद लेना या फिर वली अहद यानी वारिस, इन्हीं मामलों को प्रभावित करेगा। देश के सभी लोगों के लिए एक कानून का मतलब तो ये है ना
कि सब एक ही कानून को मानेंगे? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि काजी की तरफ से पढ़ाया निकाह अमान्य घोषित हो जाएगा, या फिर आपको मस्जिद जाने से रोक दिया जाएगा, या फिर वो खूबसूरत जालीदार टोपी आप नहीं पहन पाएंगे। जब ये सब कुछ नहीं होगा तो इस्लाम खतरे में कैसे आ जाएगा, बताइए ना। सिटीजन्स फाउंडेशन फॉर पॉलिसी सॉल्यूशंस, जो कि पॉलिसी थिंक टैंक है, जो आप लोगों के लिए बनाई गई नीतियों पर शोध करता है, उनके साथ काम कर चुकी आमना बेगम अंसारी से मैंने कुछ देर पहले बात की। मैंने उनसे पूछा कि आमना बताइए, क्या मुसलमानों को यूसीसी से डर जाना चाहिए? उनका जवाब सुनिए। बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। अगर यूसीसी से कुछ आपका होगा तो आपका भला होगा, बहुत अच्छे से भला होगा। क्योंकि देखिए, आज के वक़्त में, जिस वक़्त में हम जी रहे हैं मॉडर्न टाइम में, किसी भी समुदाय का भला तब होता है जब उनकी औरतों के साथ न्याय होता है। जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भी कहा था, आपको किसी भी कम्युनिटी की हालत पता करनी है तो आप उनके बच्चों और औरतों के साथ देखिए कि कैसा व्यवहार हो रहा है। तो यूसीसी कुछ भी नहीं बदलेगा आपकी ज़िंदगी में। अगर ये कुछ लेकर आएगा तो आपकी औरतों के लिए न्याय लेकर के आएगा। थैंक यू प्यारी आमना, सच्चाई से अपनी बात रखने के लिए। आप, मैं और हमारे जैसे लाखों मुसलमानों की ज़िंदगी में यूसीसी के आने से कोई ख़तरा नहीं होने वाला है। दिक्कत पता है किसको होगी? सुनिए अब सच। दिक्कत होगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों को, या उन जैसी सोच रखने वालों को, जिन्होंने हमेशा आगे बढ़ते आम मुसलमान के रास्ते में कांटे बिछाने की हर मुमकिन कोशिश की है। मैं बताती हूँ कैसे। मैं फैक्ट्स पर बात करूंगी, फिर आपको बता रही हूँ। इसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 1978 में 1978 में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम में हुए बदलाव से दिक्कत अपनी जाहिर की थी, क्योंकि उसमें लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई। अब सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने की बात कही है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इनसे भी दिक्कत है। आप बताइए ना, इस बदलाव से इस्लाम खतरे में पहुंच गया था? क्या आप, अगर आपके घर में प्यारी मासूम बच्ची है तो उसका निकाह 14 साल में कर देंगे? मैं तो कह रही हूँ 14 छोड़िए, आप 18 साल में करने को राजी हो जाएंगे? आज ज़माना बदल गया, आप कहेंगे नहीं मेरी बेटी पढ़ रही है, वो डिसाइड करेगी, 18 तो अभी बच्ची है। मैं जानती हूँ आपका जवाब ना ही होगा। तो बताइए, जिससे आपको दिक्कत हो रही है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या उनकी चीज़ों को मानने वालों को सहूलत कैसे लग सकती है? क्योंकि ये लोग आपको पिछड़ा हुआ रखना चाहते हैं। इन्हें आपकी तरक्की से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर इनको आपकी चिंता होती तो ये 2009 में आपके फर्जंदों के लिए, आपके बच्चों के लिए मुफ्त और ज़रूरी तालीम के हक दिलाने वाले कानून का विरोध ना करते। फ्री एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ। इन्होंने तब भी इसका विरोध किया, सिर्फ इसलिए ताकि आपके बच्चे तालीम से दूर रहे और जब बड़े हों तो इनकी आंखों पर इनकी बातों पर आंख मूंद कर भरोसा कर ले। इनकी दुकानें ताकि चलती रहे। मैं आप लोगों से ये भी पूछना चाहती हूँ कि आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपके लिए क्या किया है? इन्होंने क्या आपके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की है? आपको या आपके बच्चों को नौकरी दिलाने में इन्होंने कोई मदद की है? अगर ये आपके दुख दर्द के हिस्सेदार हैं ही नहीं, तो फिर ये आपके घरेलू मामलों के अंदर दखल अंदाजी करने वाले कौन होते हैं? ये किस हक से कहते हैं कि ये मुसलमानों के नुमाइंदे हैं? क्योंकि शादी विवाह, गोद लेना, संपत्ति का अधिकार, तलाक, ये सब तो पर्सनल मैटर है ना। इस पर या तो हमारे घर वाले आपसी सहमति से फैसला लेते हैं, और अगर नहीं हो पाता, खुदा ना खास्ता, तो मामला बिगड़ने पर देश का कानून न्याय देता है। इसमें इन धर्म के ठेकेदारों का क्या काम है? ये बात कहते हुए मुझे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात याद आ रही है। साल था 1996, लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। उसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही थी। मैं चाहती हूँ पहले वो बात आप सुन लें। हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे? शादी ब्याह का समान कानून हो, भले ही संविधान में लिखा हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी हो, आप कैसे कह सकते हैं? अगर आप कहेंगे तो आप देश की एकता के तोड़क होंगे। आप देश की एकता के तोड़क हैं, कैसे?
वाजपेयी जी थे तो दूरदर्शी, तभी तो उन्होंने 27 साल पहले ये बात कह दी जो अभी कही जा रही है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में ये बयान दिया तो सियासत शुरू हो गई। What steps मैं पीएम की वो बात आपको सुनाऊं, लेकिन ये बात देश के आम मुसलमानों को समझनी होगी कि एक देश एक कानून से इस्लाम पर कोई खतरा नहीं आने वाला है। लेकिन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर ये बात बार बार कही जाएगी कि भारत में इस्लाम खतरे में है, क्योंकि इससे किसी को सियासी फ़ायदा मिलेगा, किसी को सामाजिक फ़ायदा मिलेगा, और बेवकूफ़ कौन बनेगा? मेरी प्यारी कौम, सिर्फ आप। मैं आमना बेगम अंसारी की एक और बात आपको सुनवाना चाहती हूं, जहां वो धर्म के नाम पर दुकान चलाने वालों की तरफ इशारा करते हुए कुछ कह रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल जो लॉ बोर्ड है, वो उनका एग्जिस्टेंस, जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एग्जिस्टेंस ही पूरा होता है शरिया बेस्ड लॉ जो बनाकर ये बोलते हैं। तो और इनका अगर आप पूरा का पूरा इतिहास देखेंगी तो इनका इतिहास ये बोलते हैं कि ये हिंदुस्तानी मुसलमानों के इंटरेस्ट में काम करते हैं, बट इनके स्टैंड हमेशा ये बताते हैं आपको कि ये किसी भी मुस्लिम समुदाय के इंटरेस्ट में काम नहीं करते हैं। आपने सुना ना आमना क्या कह रही हैं? इन्होंने पहले भी कहा था कि भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के पुरोधा, उन्होंने कहा था कि किसी समाज को या समाज के अंदर उसकी प्रगति को, उसके डेवलपमेंट को झांकना है तो आप उस समाज की महिलाओं को और उस समाज के बच्चों को देखिए। आमना अभी भी कह रही हैं कि इनकी फ़ायदे की जो दुकान है वो बंद हो जाएगी अगर आम मुसलमान समझ गया। क्योंकि अगर एक देश एक कानून से धर्म को खतरा होता तो आप मुझे बताइए ना, गोवा में तो बहुत शुरू से ही यूसीसी लागू है। वहाँ आपको क्या लगता है मुसलमान नहीं है? वहाँ मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, रोज़े नहीं रखता है, हज पर नहीं जाता है, ज़कात नहीं करता है। गोवा में 8% से ज़्यादा मुसलमान हैं। कैसे हैं बताइए? वहाँ तो यूसीसी लागू है। और 2001 का सेंसस भी आपके पास में रख देती हूँ। अभी मैंने 8 से ज़्यादा % मुसलमान हैं। 2001 का सेंसस बताता है कि 7% आबादी थी मुसलमानों की। अब तक तो पलायन कर जाना चाहिए था ना उन्हें वहाँ पर, क्योंकि यूसीसी तो इस्लाम को ख़तरे में डालने वाला है। वहाँ कौन सा इस्लाम खतरे में पड़ गया बताइए? अब आपको मैं साल 1948 की संविधान सभा की बैठक में ले जाना चाहती हूँ, जहाँ बिल्कुल इस वक्त जैसा माहौल था, वाद विवाद का दौर चल रहा था। संविधान सभा में ड्राफ्ट, तब ये अनुच्छेद 35 हुआ करता था, जो बाद में अनुच्छेद 44 जो है वो हो गया, उस पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी बहुत हैरान थे। इस बात से हैरान थे कि कुछ मुस्लिम नेता, और उधर तो अमूमन सारे मुस्लिम नेता, नागरिक संहिता का विरोध कर रहे थे। वो बहुत नाराज़ हुए। आपको पता है बाबा साहेब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू करने के लिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत नया संहिता प्रकल्प बनाने में हिंदू कानून के कुछ प्रावधानों को लिया जाए। इसलिए नहीं कि वो हिंदू धाराएं हैं, बल्कि वे सबसे उपयुक्त पाई गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी भी मुस्लिम को ये कहने का कारण नहीं होगा कि नागरिक संहिता का ढांचा बनाने वालों ने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं के साथ अत्याचार किया। ये 23 नवंबर 1948 को बाबा साहब ने बयान दिया था। अंबेडकर साहब की बात आज से 75 साल पुरानी है, लेकिन 75 साल बाद भी हालात जस के तस है। संविधान निर्माता से लेकर देश के सुप्रीम कोर्ट तक ने हमेशा यूसीसी की वकालत की है। 1985 का शाहबानो बेगम मामला आपको याद होगा, वही मामला जिसके बाद राजीव गांधी सरकार ने कोर्ट का फैसला संसद में पलट दिया था। उस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पता है आपको क्या कहा था? यूसीसी राष्ट्रीय एकता के लिए अहम है। इसके बाद भी 1995 का सरला मुदगल बनाम भारत सरकार का मामला हो या 2003 का जॉन वी मामला, कोर्ट ने बार बार कहा कि देश के लिए यूसीसी ज़रूरी है।
अभी कुछ साल पहले साल 2016 में शायरा बानो मामला, उसकी सुनवाई में कोर्ट ने यह साफ कर दिया संविधान यूसीसी की अनुमति देता है। फिर भी मुसलमानों को बरगलाने वालों का इकोसिस्टम इतना मजबूत है कि इस बयान के बाद, और कौन सा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आने के बाद फौरन एक्टिव हो गया। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। जिन्होंने संविधान बनाया उन्होंने यूसीसी की बात कही, जिसके फैसले को देश के सर्वोच्च यानी फर्स्ट सिटीजन को भी मानना पड़े, उस सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार यूसीसी की बात कही है और संविधान का जिक्र करते हुए बात कही है। लेकिन यहाँ ये इकोसिस्टम गजब का है कि डराओ और राज करो, डराओ और राज करो, बांटो और राज करो। इसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा मेरे पास है, मैं आप सबको वो किस्सा सुनाना चाहती हूँ। तो बाबर हिंदुस्तान आया, अलग अलग इलाकों पर वो कब्जा कर रहा था। तो एक रात को, क्योंकि युद्ध जो है रात के वक्त नहीं हुआ करते थे, लड़ाई रात के वक्त नहीं हुआ करती थी, तो बाबर अपने सलाहकारों के साथ एक पहाड़ी पर मौजूद था। हिंदुस्तान का वो कोई इलाका था और दूर टिमटिमाती हुई रोशनी, यानी अलग अलग उस एक ही इलाके में अलग अलग रोशनी दिखाई दे रही थी। तो बाबर ने अपने सलाहकारों से पूछा कि ये क्या है, ये इतने सारे लड़ाके हैं, इतने सारे लोग हैं, छोटी छोटी जगह से जो टिमटिमाती हुई रोशनी दिख रही है, ये क्या है? तो सलाहकार या वो जो शख्स उनके पास बैठा था, उसने बाबर को बताया कि हुजूर, ये लोग अपना खाना बना रहे हैं। तो बाबर ने कहा कि खाना तो एक ही जगह बनता है, हम भी एक ही जगह बनाते हैं, यहाँ अलग अलग चूल्हों में ये खाना कैसे बना रहे हैं? तो शख्स ने कहा कि यहाँ पर एक साथ एक चूल्हा नहीं जलता है, यहाँ अलग अलग लोग बटे हुए हैं। तो बाबर ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा फिर तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए इस युद्ध को जीतना, क्योंकि यहाँ पर तो लोग बटे हुए हैं। ये जो यूसीसी है ना, इन्हीं बटी हुई चीज़ों को एक करने का एक मजबूत गहना है। मैं हथियार का जिक्र नहीं करूँगी। तो इसीलिए ये जो डराने का काम चालू है, इसे फ़ौरन बंद हो जाना चाहिए। आज भी मुसलमानों को ये बात लगातार बताई जा रही है कि ये कानून इस्लाम के लिए ख़तरा है। अरे भाई, मैं ये आखिरी उदाहरण आपको दे देती हूँ। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में भी फेडरल लॉ है, उसमें भी यूसीसी है। वहाँ मुसलमान नहीं है क्या? उनका इस्लाम खतरे में आ गया है। एक देश की लिस्ट मेरे पास मौजूद है और वो लिस्ट आपके सामने रखती हूँ। इस लिस्ट में देखिए, अमेरिका है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी है, सोचिए, बांग्लादेश है, मलेशिया है, तुर्की है, इंडोनेशिया है, मिस्र है, आयरलैंड है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जोड़ दीजिए उसे भी। इस देश से हमारी कोई तुलना नहीं हो सकती, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में भी एक ही कानून है। अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून नहीं है, विवाह कानून लागू ही नहीं होता वहाँ। इन देशों में जो लिस्ट आप देख रहे हैं, कितने मुस्लिम देश हैं, ये भी आप देख लीजिए। और भारत के मुसलमान अब ये तय कर लें कि यूसीसी आपके लिए ख़तरनाक नहीं है। ये ख़तरनाक कुछ लोग बना रहे हैं क्योंकि उनका अपना किरदार ख़तरनाक हो जाएगा, मतलब ख़तरे में आ जाएगा। धर्म की ठेकेदारी करने वालों के लिए यूसीसी बहुत ख़तरनाक साबित होगा। मैं आखिरी सवाल अब आपसे पूछ रही हूँ। जब मुस्लिम देश मॉडर्न हो रहे हैं, आप देखिए ना, वहाँ पर आप चले जाइए, जितने भी ये मुस्लिम मुल्क हैं, वहाँ औरतें, उनको गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिल रहा है, प्रगति करते हुए आगे बढ़ रही हैं। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? उल्टी चाल चल रहे हैं।
लगातार उल्टी चाल चलवाने की कोशिश में दक्यानूसी सोच वाले जीवों को न जाने क्यों मज़ा आ रहा है। मैं बहुत ईमानदारी से आपके सामने कुछ तथ्य रख रही थी यूसीसी को लेकर। उनसे जिरह कीजिए, बहस कीजिए, समझिए, समझाइए, क्योंकि ये देश के संविधान में कही गई बात है और वो हल्के में नहीं ली जानी चाहिए। यूसीसी का विरोध करने वाले उन तमाम दक्यानूसी ख्यालात और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुधर जाने की इस वक्त ज़रूरत है। मुसलमानों को बरगलाना बंद करने की ज़रूरत है। अब चलते हैं 7 समंदर पार। आपके लिए एक और रिपोर्ट तैयार की है। कुछ लोगों को ये खबर जो है चुभेगी। उन्हें अपनी दोनों आंखों से एक समान चीज़ें इस वक्त देखनी चाहिए, ये मैं आग्रह भी करूंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, होगा भी नहीं। हिंदुस्तान से हज़ारों किलोमीटर दूर एक ख़ास तकनीक ईजाद की गई है। इस तकनीक के ज़रिए ख़ास किस्म के चश्मे बनाए गए हैं। इन चश्मों की खासियत पता है आपको? इसे लगाते ही आपको वास्तविकता का एहसास होना बंद हो जाएगा। आप ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे जहां से आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। वही आएगा जो ये चाहते हैं, जो चश्मा बनाने वाला चाहता है। अगर नज़र आएगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा। बीते एक हफ्ते से फ्रांस की सड़कों पर हिंसा जारी है, आगजनी हो रही है, स्कूल और लाइब्रेरी जलाई जा रही है, विवादित नारे लगाए जा रहे हैं। मैंने कल अपने इसी शो में धधक रहे फ्रांस के दोनों पहलू आपके सामने रखे थे। मैंने आपको पुलिस का वो क्रूर चेहरा भी दिखाया था जिसने नाइल नाम के नाबालिग को गोली मार दी। मैंने वो सीसीटीवी फुटेज भी आपके सामने रख दी जिसके बाद फ्रांस में दंगे भड़क गए। लेकिन मैं आज आपको फ्रांस के दंगों की तस्वीर नहीं दिखाने वाली, वो तो आप देख ही रहे हैं। इसके पीछे की कहानी बताने वाली हूँ, कैसी हिंदुस्तान के लेंस से। आज मैं आपको वो चश्मा दिखाने वाली हूँ जिसकी एक आंख से नाइल की मौत, नाइल कौन था? मुसलमान बच्चा था, उसकी मौत ये जो चश्मा लगाए बैठे हैं ना, इनको बिल्कुल साधारण लग रही थी। ठीक है, मौत हो गई, मार दिया। और दूसरी आंख से यही जो चश्मा लगाए हुए बैठे हैं, हिंदुस्तान में धूल उड़ने पर भी मुस्लिम खतरे में इनको नजर आने लगते हैं। ये उसी चश्मे का कमाल है कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में खड़े दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अल्पसंख्यकों की खराब हालत वाला सवाल पूछ लिया जाता है। सुनिए। What steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। हाल फिलहाल तो भारत के किसी भी सूबे में कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हो रहा। कहीं से ऐसी कोई घटना सामने नहीं आ रही जहां अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा हो। बावजूद उसके अल्पसंख्यकों की हालत वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार को खराब लगती है। लेकिन फ्रांस में देखिए ना, एक मुस्लिम लड़के को गोली मार दी जाती है, हजारों दंगाई सड़कों पर उपद्रव करते हैं। वहां वॉल स्ट्रीट जर्नल को हिंसा के पीछे लोगों का लंबे वक्त से दबा हुआ गुस्सा नजर आता है। ये वही वॉल स्ट्रीट जर्नल है जो 2020 के दिल्ली दंगों को अपने मैजिकल चश्मों से देख रहा था, जो दंगों के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा था और लिख रहा था, दिल्ली में हिंसा के लिए सत्ता में बैठी सरकार जिम्मेदार है। ये लिखा हुआ है अंग्रेजी में। दंगाइयों के खिलाफ यूपी में हुई कार्रवाई पर भी यह अखबार दंगाइयों के ही पक्ष में खड़ा हुआ था। वहां भी सरकार पर ही सवाल उठा रहा था। पश्चिमी देशों का कोई एक अखबार नहीं जिसके पास भारत विरोधी चश्मा ना हो। यहाँ हर मीडिया संस्थान के पास वैसा ही चश्मा है जिसकी एक आंख हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के बुरे हालात देखती है और दूसरी आंख फ्रांस में नाबालिग के कोल्ड ब्लडेड मर्डर को भी अनदेखा कर देती है। पहले ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की 2020 के दिल्ली दंगों की आप रिपोर्टिंग पर नजर डाल लीजिए। कुछ हेडलाइंस आप देख लीजिए। ये देखिए, मैंने उसे हिंदी में कर लिया, मेरी टीम ने हिंदी में इसका तर्जुमा कर दिया है। द गार्जियन ने 2020 में लिखा था, दिल्ली की हिंसा दंगा नहीं, मुस्लिम विरोधी क्रूरता है।
2022 के जहांगीरपुरी दंगे पर द गार्जियन लिख रहा था कि देश हिंदू मुस्लिम आधार पर पहले से ज्यादा विभाजित है, इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश में जब दंगाइयों पर कार्रवाई हुई, वो जब बुलडोजर चल रहा था, तब इसी गार्जियन ने दंगाइयों के साथ खड़े होकर लिखा, पैगंबर पर टिप्पणी के बाद भड़के दंगे, भारत के राज्य सरकार ने मुसलमानों के मकान तोड़ दिए। लेकिन द गार्जियन अखबार को फ्रांस में ना तो सरकार का फेलियर नजर आता है, ना ही इस अखबार को दंगे दिखाई देते हैं, बल्कि अखबार जो लिखता है वो हमें हैरान कर रहा था। क्या लिखता है देखिए, हम फ्रांस के दंगों को मामूली मानकर खारिज करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे 2011 में इंग्लैंड में किया था। सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं, अमेरिकी अखबारों को भी दिल्ली दंगों में इस्लाम खतरे में नजर आ रहा था, मुसलमान खतरे में नजर आ रहा था। वो यहाँ दंगाई नहीं देख रहे थे, वो दंगाइयों में हिंदू और मुसलमान खोज रहे थे। दिल्ली दंगे के दौरान अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में थे, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा था? दिल्ली की सड़कें हिंदू मुस्लिम जंग का मैदान बन गई, दिल्ली हिंसा से भारत के ग्लोबल एम्बिशन को खतरा। और इस अमेरिकन अखबार के चश्मे की दूसरी आंख फ्रांस में हो रहे दंगे को मामूली मसला बताती है। अखबार क्या लिख रहा है? जहां पुलिस ने नाबालिग को गोली मारी, वहां हिंसा और तनाव। ओह, दैट्स अबाउट इट। मतलब इस बार ना इस्लाम खतरे में पड़ा, ना मैक्रो सरकार की कोई नाकामी दिखी। गजब की दोहरी मानसिकता है भाई, और ऐसा करने वालों को शर्म भी नहीं आती। ये हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा है। एक्चुअली ये भारत और हिंदुस्तान विरोधी मानसिकता है। तभी तो अमेरिका और ब्रिटेन के अखबार हिंदुस्तान में एक मामूली झगड़े पर मुसलमानों को खतरे में बता देते हैं, और एक देश का हर कोना दंगों की आग में जल रहा है, तब भी उसे मामूली बताकर रफा दफा कर डालते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट तो दिल्ली दंगों को दशकों का सबसे खराब दंगा करार दे डालता है, लेकिन यही वॉशिंगटन पोस्ट फ्रांस के दंगों पर मामूली हेडलाइन लगाता है और क्या लिखता है? पुलिस की गोली से मारे गए नाबालिग के अंतिम संस्कार के बाद हिंसा, राष्ट्रपति मैक्रो ने परिजनों से बच्चों को कंट्रोल करने की अपील की। ये उन मुल्कों के अखबार हैं जो अपने यहाँ फ्री प्रेस का दावा करते हैं। ये वो रिपोर्टिंग है जो कहती है कि दुनिया को रिपोर्टिंग उनसे सीखनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये रिपोर्टिंग नहीं है, ये दोगलापन है। ये बायस्ड विदेशी मीडिया का एजेंडा है जो भारत की हर घटना पर प्रधानमंत्री मोदी और देश के 90 करोड़ सनातनियों पर सवाल खड़े करता है कि मुसलमान इनकी वजह से खतरे में हैं। अपने देश में होने वाली क्रूरता पर, हिंसा पर, दंगों पर, रेसिज्म पर, सरकार की नाकामियों पर मुंह पर टेप चिपका लेता है। ये वो लोग हैं जो भारत को तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं जागते। ये वो देश है जो खुद को सभ्य लोग कहते हैं, जो कहते हैं कि उनके स्कूल, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में सभ्य बनना सिखाया जाता है, जो भारत को तीसरी दुनिया का देश कहते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर ये नहीं देखते हैं कि वो किस तरीके के दोहरा रवैया अपनाते हैं, एक ही तरह के मामले को अपने अखबार में कैसे छापते हैं। दिल्ली दंगे 3 दिन में काबू कर लिए गए, जहांगीरपुरी दंगा कुछ घंटों में काबू कर लिया गया, लेकिन फ्रांस 8 दिन से जल रहा है। तो नाकाम कौन है बताइए? मैं आपसे पूछती हूँ। हैरानी तो तब होती है जब नाइल को गोली मारने वाले पुलिसकर्मी के लिए फंड रेज किया जाता है। $1 मिलियन चंद घंटों में जमा हो जाते हैं उस पुलिस वाले के लिए जिसने निहत्थे और बेगुनाह नाइल का कत्ल कर दिया। लेकिन विदेशी मीडिया को यहाँ भी मैक्रो सरकार पर सवाल उठाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये वो विदेशी पत्रकार हैं या विदेशी पत्रिकाएं हैं जो भारत में मीडिया को अंकुश में बताते हैं। उन पर कौन सा अंकुश लगा हुआ है जो वो फ्रांस के दंगों पर मुंह में दही जमा कर बैठ गए हैं? मैक्रो से सवाल पूछने की हिम्मत ये दोहरे चाल चरित्र वाले विदेशी अखबार नहीं कर पाएंगे। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगली बार जब आप इन बायस विदेशी अखबारों को, उनमें लिखे हुए लेखों को पढ़ें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि उनकी रगों में भारत को लेकर एक अलग ही बायसनेस है। उनके दिमाग में भारत का विरोध कहीं ना कहीं रचा बसा है जो नज़र आ जाता है। अब ज़रा आगे रुक करते हैं।
विदेशी मीडिया को अपनी आंखों में गुलाब जल डालकर आंखों में जमी धूल साफ कर लेनी चाहिए। पत्रकारिता यदि करते हैं तो पत्रकारिता एक जैसी करनी चाहिए। पत्रकारिता जो हम कर रहे हैं बिना किसी लाग लपेट के तथ्यों के साथ चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, अब ये समझ ले कि ये वो ज़माना है जब आपके अखबार में लिखी चीज़ें हम यहाँ सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ सकते हैं। और हम वो हिंदुस्तान है जो गलत को गलत और सही को सही कहने में गुरेज नहीं करते हैं। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और जिनपिंग की भी अब सुधर जाने की घड़ी आ चुकी है। कैसे? आज शंघाई सहयोग संगठन SCO की मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को धो डाला। आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान का हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन PM मोदी ने जो कहा उससे पाकिस्तान को सीधी चोट लगी है। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। SCO को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। नाम तो उन्होंने चीन का भी नहीं लिया, लेकिन कूटनीति के मैदान या इस तरह के मंचों पर नाम लेने की जरूरत होती भी नहीं है। इसमें आप बगैर नाम लिए बस सामने वाले की कमजोर नस दबा देते हैं और जिस पर आप वार करते हैं वो तिलमिला कर रह जाता है, एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता है। इसीलिए बिना नाम लिए PM मोदी ने चीन को भी सुना दिया। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग के से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। कूटनीतिक मंच पर जो बातें कही जाती है ना, उनका मतलब तो होता ही है, लेकिन उनका भी मतलब होता है जो कही नहीं जाती है या जो बिटवीन द लाइंस होती हैं। बिना जिक्र किए मोदी जी ने जिनपिंग से कह दिया कि आप जो पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, यूनाइटेड नेशंस में जब भी पाकिस्तान घिरता है तो बचाने आ जाते हैं। ये ठीक नहीं है। आतंकवाद पर दोहरा रवैया ठीक नहीं है। ऐसे नहीं होगा कि एक तरफ तो आतंकवाद की आलोचना की जाए, लेकिन जब ओसामा मास्टरमाइंड लादेन से लेकर मुंबई हमले के आरोपी साजिद मीर को पनाह देने वाले पाकिस्तान की बात आए तो यूनाइटेड नेशंस में उसे बचाने के लिए पहुंच जाए। साजिद मीर जानते हैं ना आप, वो 26/11 के हमले में आतंकवादी था, वो जो भारत का मोस्ट वांटेड है। उस पर अमेरिका ने भी $5 मिलियन का इनाम घोषित कर रखा है। बीते साल सितंबर में भी जब उसे ग्लोबल टेररिस्ट या वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव आया तो यही चीन था जिसने वीटो लगा दिया। इस साल जून में भी अमेरिका ने साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव के साथ भारत समेत कई देश थे, लेकिन ये जो चीन है ना, उसने फिर इस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। देखिए ज़रा, इससे पहले चीन अब्दुल रहमान मकी, ज़कीउर रहमान लखवी, मसूद अजहर, अब्दुल रऊफ अजहर, इन जैसे आतंकवादियों को भी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने पर रोक लगा चुका है, अपने वीटो का इस्तेमाल कर चुका है। जब कोई आतंकवादी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होता है ना, तो वो UNSC से उस पर बैन लगा दिया जाता है। वो ना दुनिया में कहीं घूम सकता है, ना लेन देन कर सकता है, ना उसे किसी तरह की कानूनी सहायता मिल पाती है। इस बैठक में एक तरफ PM मोदी ने पाकिस्तान और चीन को रंगा बिल्ला को खरी खरी सुनाई, उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फौरन भारत की तारीफ करने लगे। उन्होंने PM मोदी और भारत की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए मैं PM मोदी का धन्यवाद करता हूँ। इस सम्मेलन में लागू करने के लिए कई दस्तावेज तैयार किए गए हैं और कई फैसले भी लिए गए हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दिल्ली घोषणा पत्र का समर्थन करते हैं। आतंकवाद, चरमपंथ, ड्रग तस्करी से निपटना SCO की प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता रहेगी। इस कार्यक्रम में आप जो ये 3 शब्द SCO बार बार सुन रहे हैं ना, वो बहुत ताकतवर शब्द हैं। इसे हम हिंदी में शंघाई सहयोग संगठन कहते हैं। ये बहुत पावरफुल संगठन है जिसमें 18 देश शामिल हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जो एशिया और यूरोप यानी यूरेशिया का 60% इलाका कवर करता है। इसके मेंबर देशों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है।
2017 में भारत को इसका स्थायी सदस्य बनाया गया। इसका काम है सदस्य देशों के बीच व्यापार, विज्ञान और तकनीकी संबंध को बढ़ाने के साथ एससीओ देशों के बीच शांति, स्थायित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना। एससीओ इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है और इसी एससीओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी स्टेबिलिटी के लिए आतंकवाद पर डबल प्रहार किया है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये समझा देना चाहते हैं कि एससीओ पर हिंदुस्तान की ये जो पकड़ है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि हम इस इलाके में मजबूती से उभरता हुआ मुल्क बनने की राह पर अग्रसर हो चले हैं। जब पुतिन किसी और की ना सुने और हमारी यानी इस मुल्क के प्रधानमंत्री की बात को तरजीह देने की सोचे या तरजीह देने के लिए आगे बढ़े, तो समझ जाइए कि हम उस मुल्क के अब बाशिंदे हैं जिसकी दुनिया सुनता है या उसकी बात को अहमियत देता है। पाक चीन को मोदी की फटकार उसी मंच पर थी जहां पुतिन मौजूद थे। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त पुतिन जो है वो खुद पीस की तरफ काम नहीं कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ काम नहीं कर रहे हैं, वो युद्ध में अपने पूरे मुल्क को झोंक चुके हैं। लेकिन इस बीच हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसने यूक्रेन का भी समर्थन किया है और रूस को ये बात याद दिलाई है कि युद्ध से अब किसी तरह का कोई हल नहीं निकलता है। आगे बढ़ते हैं, आपको एक तस्वीर दिखानी है। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को पहचान पा रहे हैं? बताइए। मेरे पास तो अभी एक कैमरा पर्सन है, 3 मेरे कैमरा पर्सन हैं, तीनों में से ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को पहचान पा रहे हैं? जल्दी आइए, आप में से एक कोई भी आ जाए, मेरे पास आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। हाँ, आपका नाम क्या है? संजीत। हाँ, संजीत। संजीत। हाँ। संजीत, ये तस्वीर दिखाइए ना भाई, तस्वीर दिखाइए। ये ऑन एयर तस्वीर, ये तस्वीर पहचान पा रहे हैं? नहीं मैम। हाँ, बिल्कुल भी नहीं? नहीं। पक्का? पक्का। संजीत पक्का नहीं पहचान पा रहे हैं? गौर से देखिए ना। अच्छा, क्या लग रहा है देखने में, क्या लग रहा है ये मैम कोई मंदिर। कोई मंदिर लग रहा है। अच्छा, ताजमहल को जानते हैं? हाँ। जानते हैं ताजमहल? हाँ। पक्का? हाँ मैम। ताजमहल कहाँ है? आगरा। आगरा? ये रहा। हाँ, ताजमहल आ गया। और उस मंदिर को नहीं जानते आप? नहीं मैम। क्यों संजीत? नहीं पहचान पा रहा हूँ। कभी कहीं किताब में नहीं पढ़ा? कुछ हिंट्स दीजिएगा तो मैं बता दूंगा। नहीं, हिंट नहीं दूंगी मैं। फिर मुश्किल है। मुश्किल है? पर ताजमहल आप पहचान गए, ये इसमें आपकी गलती नहीं है संजीत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा संजीत, हम लोग पहली बार मिल रहे हैं ना? पहली बार एज एन हाँ, हमारी बातचीत तो पहली बार हुई है ना? ओके, परफेक्ट। हाँ भाई, तो ये मैंने लाइव इस वक्त इसलिए ये काम किया है ताकि आप लोगों को थोड़ा एहसास हो सके। आज सुबह मैंने एक ट्वीट किया था, ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी तो वो मैंने एक ट्विटर पे, वो ट्विटर मुझे आईडी तो नहीं मालूम है, लेकिन उसमें मैंने देखा खूबसूरत सा मंदिर और उस पर लिखा था कि सिर्फ ताजमहल ही देश नहीं है। वो मैं कहानी आपको बताऊं उससे पहले अब ये मंदिर का मैं सरप्राइज़ या रहस्य खोल देती हूँ। संजीत ध्यान से देखिए, ये मंदिर जैसा दिख रहा है, ये मंदिर जो है किसने बनवाया है, कहाँ बना है, ये सारी बातें अब मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। आज ये सवाल मैं ज़्यादातर लोगों से पूछ रही थी, जो भी मुझसे मिल रहा था मैं उससे ये तस्वीर के बारे में पूछ रही थी। और उसके बाद मैं कोई दूसरा जो तस्वीर दिखाती थी वो या तो लाल किले का होता था या फिर वो ताजमहल का होता था और पूछती थी आपने ये देखा है, तो वो मुझे जवाब देते थे हाँ हाँ देखा, जैसे संजीत दे रहे थे। अच्छा, स्कूली किताबों में ताजमहल तो पढ़ाया गया है, मैंने ये ट्वीट किया था, लेकिन मुझे याद नहीं है। हाँ, हो सकता है मेरी याददाश्त कमज़ोर हो, संजीत की भी याददाश्त कमज़ोर हो कि उसे ताजमहल याद है, लेकिन बृहदेश्वर मंदिर, संजीत ये है बृहदेश्वर मंदिर, एलोरा की गुफाओं में बना एक और कैलाश मंदिर या दूसरे ऐतिहासिक मंदिरों पर कोई अलग से चैप्टर नहीं है। हाँ ठीक है, ताजमहल पर भी कोई अलग से चैप्टर नहीं है, कुतुब मीनार पर भी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि एक आम हिंदुस्तानी अपनी इस विरासत को नहीं पहचान पा रहा है, क्योंकि मैंने लिखा था कि बड़ी चालाकी से इन तथ्यों को हमसे दूर रखा गया है।
इस पर कई भाई लोग जो हैं वो ट्विटर पर मुझसे खफा हो गए, पता नहीं क्या क्या कहने लगे। वो बात अलग है, कोई बात नहीं, उनका हक है, वो कर सकते हैं। लेकिन मैं अब ज़रा इस मंदिर के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ। ये बृहदेश्वर मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, खूबसूरत मेरा हिंदुस्तान का ये मंदिर। इस मंदिर के बारे में डिटेल मैं चाहती हूँ कि अभी भी आपसे ही जानकारी हासिल करूं, क्योंकि जब तक आप इस पर थोड़ी रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आनंद नहीं आएगा। बस ये बता देती हूं कि चोला साम्राज्य में इस मंदिर को बनाया गया था। अब डिटेल आप मुझे बाद में बताइएगा, संजीत से भी मैं बाद में पूछूंगी। फिलहाल आप सबका मैं इस वक्त धन्यवाद करती हूँ। ये मेरे हिंदुस्तान का चंक था, कुछ ऐसे ही चंक लेकर आएंगे जब आप थोड़ा सा अपने हिंदुस्तान की संस्कृति, उसकी परंपराओं के बारे में जानेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, कुछ और खबरें ब्रेक के बाद आप भारत 24 पर देखेंगे, लेकिन द रूबिका लियाकत शो में इतना ही।